Hello friends, welcome to our YouTube channel Vanshto Mathematics. So this is the second part of solution of 2014 year of इंटीग्रल कैलकुलस. ठीक है ना, जो हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस को सॉल्यूशन कर रहे थे उसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ एंड आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे. एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट. तो उसी के आगे का प्रोसेस रहेगा. देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के वजह से हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा. आई होप आपने वो पार्ट देखा होगा. अब बात बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको आगे बढ़ाते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त, तो उसे हम लोग पढ़ते हैं. जो क्वेश्चन है वो ये है, द होल एरिया ऑफ ऑल द लूप्स ऑफ द कर्व आर बराबर ए कॉस 4 थीटा. देखिए आपको एक इन जनरल पहले तो एक वो लिख लेते हैं आप लोग, ये सॉरी फ्रेंड्स. चलिए तो आपको जो एक कर्व दिया है वो क्या दिया है ये देख लेते हैं एक बार. आर बराबर ए कॉस 4 थीटा. ठीक है, ये आपको एक कर्व दे रखा है. आपने इन जनरल एक कर्व पढ़ रखा है क्या, आर बराबर ए कॉस एन थीटा होता है. इसका मतलब क्या होता है, इसके पास जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे वो क्या होंगे, एन होंगे. और यहाँ पे आपके पास 4 है तो इसके पास कितने लूप्स होंगे, 4 लूप्स होंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग वैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ बट मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको ट्रेसिंग बता दे रहा हूँ. ठीक है, और यदि आप ऐसा आता है कहीं एक साइन एन थीटा, तो इसके पास जो नंबर ऑफ लूप्स होते हैं वो 2n होते हैं. ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला है ये याद कर लीजिए, बीएचयू में बहुत काम आएगा. हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है लूप से रिलेटेड. ठीक है, तो जो आर बराबर ए साइन एन थीटा इस टाइप का कोई फंक्शन है तो उसके बाद 2n नंबर ऑफ लूप्स होते हैं, एंड कॉस का है तो n नंबर ऑफ लूप्स होते हैं. और इसे अब ट्रेस करते हैं, यहाँ से आंसर जो होना चाहिए वो 4 आना चाहिए. ठीक है, ट्रेसिंग बहुत थोड़ा फास्ट करूँगा, आप समझने की कोशिश बहुत अच्छे से करिएगा. और नहीं आती है समझ में तो एक बार रिपीट मान लेना तो आप हमेशा आ जाएगी. देखिए एक हमें कहीं भी कोई भी ट्रेसिंग करनी है तो एक कोऑर्डिनेट आपको लेना पड़ेगा, एक एक्सेस लेनी पड़ेगी. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको सिमेट्री देखनी होती है. आपने वीडियो हमारी देखी है तो पता होगा. यदि आप यहाँ पे थीटा बराबर माइनस थीटा पुट करते हैं, यहाँ पे कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, डैट मीन्स द सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सेस. बाई एक्सेस कब होती है, जब यहाँ माइनस आर पुट किया जाए, यहाँ पे माइनस थीटा पुट किया जाए. तो यहाँ पे माइनस थीटा और माइनस आर पुट करोगे तो इस पूरे जो फंक्शन है उसमें चेंज आ जाएगा. तो इसका मतलब आप यहाँ पे नहीं कह सकते कुछ भी. तो इसका मतलब है एक्स एक्सेस के सिमेट्री अबाउट तो मिल गई, ये चीज़ समझ में आता है. ठीक है, और फिर भी हम सारे पॉइंट्स पे आपको दिखा देंगे कि इसका नेचर क्या रहेगा. ठीक है ना, तो खोल के दिखा दूंगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो अब बात करते हैं, आप क्या आता है, आर किस किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, आर किस किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है. ठीक है ना, ये भी आपको देखना है. तो आर को मैं 0 रख देता हूँ, तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0. और cos 0 की वैल्यू 0 कब आता है, π/2 पे. यहाँ पे n π/2 भी आप ले सकते हो क्योंकि π/2 पे सभी पे 0 होता है. और यहाँ पे 4 थीटा इज इक्वल टू n π/2. इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू n π/8. तो इसका मतलब है कि n π/8 आप रखेंगे, जब रखेंगे π/8 का कोई भी मल्टीपल, तो वहाँ पे जो थीटा होगा वो 0 टेंस कर जाएगा. सॉरी फ्रेंड्स, जो आर होगा वो 0 टेंस कर जाएगा. ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया. अब हमें ये निकालना है, थीटा की वैल्यू पुट करते जाइए और आर का आप ग्राफ बनाएंगे. अब सीधे हम ग्राफ पे चलते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट वो मैं नहीं निकालूंगा, टाइम वेस्ट हो रहा है. अब जल्दी से ग्राफ पे आते हैं. देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें थीटा बराबर यहाँ पे 0 पे देखते हैं, 0 पे क्या नेचर है. थीटा बराबर हम जहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 होता है 1 और यहाँ आर बराबर आ जाएगा a. तो इसका मतलब जो थीटा बराबर, देखिए ये जो क्वाड्रेंट होता है वो थीटा बराबर 0 होता है. आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ इसे छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख सके. जब मैं इधर आऊँगा तो इसे इरेज कर दूंगा. ठीक है ना, तो अब थीटा बराबर 0 पे देखना चाहते हैं. जब हम थीटा बराबर 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे आर बराबर क्या आ रहा है, ए आ रहा है. लेट दिस इज आर बराबर ए. ठीक है, तो यहाँ पे आप कहाँ जाओगे, तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ से तो स्टार्टिंग ही हो रही है. अब आपने बताया कि जी हमेशा π/8 पे क्या कर रहा है, आर 0 पे टेंस कर रहा है. तो मैं π/8 क्या होगा, देखिए ये लाइन तो थीटा बराबर π/4 होती है, π/8 क्या होगी, ये लाइन होगी थीटा बराबर π/8. ये चीज़ आपको समझ में आई. जब थीटा बराबर π/8 पे ये क्या हो रहा है, 0 को टेंस कर रहा है आर, तो यहाँ पे π/8 फर्स्ट टाइम 0 को टेंस करेगा आर. तो इसका मतलब π/8 पे ये 0 को टेंस कर देगा, तो डेट मीन्स जो आर है वो 0 पे आ गया. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको. अब ये एक्स एक्सेस का क्या है, सिमेट्री है. एक्स एक्सेस ये है, जब सिमेट्री है तो ये क्या आ जाएगा, ये लूप. देखिए लूप बहुत अच्छा बना लीजिए आप, मेरी जो
वो आर्ट है वो बिल्कुल बहुत बैड है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जब ये ऊपर π/8 जा रहा है तो नीचे भी π/8 ही जाएगा, और ये थीटा बराबर कितना π/8 जाएगा, एन मतलब इसका मल्टीपल क्या होगा उसको अभी जब हम आएंगे घूमते हुए तो अब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब π/8 से π/4, देखिए π/8 पे तो 0 ही है, अब π/4 पे क्या होगा इसकी वैल्यू, π/4 पे चेक कर लीजिए, π/4 4 से 4 कट जाएगा, cos π -1, और मैंने बताया है एरिया कभी भी माइनस पॉइंट पे नहीं निकालते हैं, तो यहाँ पे हम इसको ट्रेस ही नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारी किताबों में इसे मानते हैं बट एरिया नहीं निकालते, ठीक है, याद रखना। तो इसमें मैं ट्रेस नहीं कर रहा हूँ। और π/4 के बाद क्या आएगा, देखिए π/8 में π/8 जेट करो तो 2π/8 को ही तो π/4 कहते हैं। अब 3π/8 में बात करूँ तो ये मैंने 3π/8 लिखा है। देखिए π/8 पहले चला, फिर π/4 मिल गया, π/4 पे फिर π/8 जोड़ोगे तो 3π/8 मिल जाएगा। अब 3π/8 पे देखिए π/4 पे तो माइनस से फिर से 0 टेंस करेगा, तो यहाँ पे तो कोई लूप नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 3π/8 से, तो 3π/8 पे तो ये 0 पे ही होगा, क्योंकि π/8 मल्टीपल जो भी आप लोगे वहाँ पे r बराबर 0 हो रही है, तो यहाँ पे ये 0 पे होगा 3π/8 के लिए। अब बात करते हैं उससे आगे, 3π/8 पे फिर से π/8 आप जोड़ोगे तो π/2 आ जाएगा, डेट मीन्स दिस लाइन रिप्रेजेंट π/2। अब π/2 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, π/2 2π, और 2π हमेशा इवन होता है, डेट मीन्स जो कॉज होता है पॉजिटिव बन देगा, डेट मीन्स r = a हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, ये ले लोगे, समझ में आ रहा है आपको, 0 से आप पाई पे जाओगे। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, यदि आप यहाँ पे देखिए, आपको मैंने ये भी बताया था कि π/2 लाइन के अराउंड जो सिमेट्री है वो कैसे मिल जाती है, उसको आप क्या करना होता है, पाई माइनस समथिंग पुट करिए यहाँ पे, या फिर आप सीधा यहाँ पे क्या करिए आप, चलो मैं पुटिंग करके आपको बता देता हूँ। देखिए 3π/8 था, यहाँ पे फिर π/8, आप 4π/8 ये रहा, अब 5π/8 पे आप देखिएगा तो यहाँ पे जो ये लाइन जाएगी वो थीटा बराबर 5π/8 होगी। क्या 5π/8 पे ये बनेगा, मतलब 5π/8 पे ये फिर से क्या करेगा, 0 को टेंस करेगा, डेट मीन्स ये जो कर्व है, ये क्या जो लूप है, सॉरी ये जो लूप है वो 0 को टेंस यहाँ से करेगा, ठीक है। तो मैं आप सिंपली से हर वैल्यू पे आपको दिखाना चाहता हूँ इसका नेचर क्या है, ठीक है। अब फिर से आप 5π/8 से 6π/8 पे आप जाओगे, 6π/8 यहाँ जब पुट का आप करोगे, 6π/8 4 2 जा 2 3 जा, तो मतलब 3π आ गया, 3π ऑड होता है, -1 पे आप बनाओगे नहीं। और देखिए आपको यहाँ से साफ दिख रहा है π/8 पे ये बंद हुआ था, फिर यहाँ कहाँ पे खुला जाके 3π/8, मतलब कितना गैपिंग है 2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 5π/8 पे ये बंद हुआ है तो ना तो 6 पे खुलेगा नहीं 7, मतलब 7 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगी आपकी 6π/8 जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हो गया है, ये यहाँ पे 6π/8 चला जाएगा। अब 6π/8 से फिर से ये ओपन होगा, क्योंकि 6π/8 पे ये क्या करेगा, 0 को टेंस करेगा, तो ये यहाँ पे आ गया। अब 6π/8 से 7π/8, π/8 जा रहा है, फिर π/8 जाएगा 7π/8, और 7π/8 को भी नहीं टच करेगा, तो पहले यहाँ पे रेज कर देते हैं, ये तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। देखिए ये चीज़ आप रख लेना, ठीक है। तो ये थीटा बराबर 6π/8 था आपका। अभी देखिए यहाँ पे 5π/8 हो गया, 6π/8 हो गया, 6π/8 पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 2 की गैपिंग करनी है, तो एक और खींचिए यहाँ पे 7π/8। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ से इसी चीज़ को यहाँ पे हम सब में करेंगे क्योंकि वही चीज़ सिमेट्री चल रही है। तो ध्यान से देखिए, थीटा बराबर π/8 पे जब क्लोज हुआ था तो ओपन कहाँ से हुआ, एक π/4 बिल्कुल छोड़ दे, मतलब π/8 फिर π/8 को छोड़ने पर 2 बार, तो यहाँ पे जब क्लोज हुआ तो 1 को छोड़े 2 को छोड़े, अब यहाँ से ओपन होगा। और जब आप 8π/8 आप लेंगे तो पाई है ना, तो जब आप पाई पुट करेंगे और आपका जो कर्व है वो a cos n थीटा है, और यहाँ पे जब आप पाई पुट करोगे, थीटा बराबर पाई पुट करोगे, सॉरी n नहीं है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, n नहीं था 4 था, तो यहाँ पे 4 कर लिएगा। यहाँ पे आप थीटा बराबर 8π पुट करोगे तो इवन पाई मिल रहा है ना 4π, और इवन पाई घन होता है, तो डेट मीन्स यहाँ पे हम कर्व बनाएंगे, ठीक है। और एक्स एक्सिस के फिर से सिमेट्री है, तो फिर से इसे क्या कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, और ये जो होगा वो क्या होगा, ये क्या होगा 8π/2, ये क्या होगा 9π/2, ठीक है, सॉरी 9π/8। अब फिर से आप 2 छोड़िए, 10π/8 11π/8, ठीक है। अब यहाँ से 11π/8 जो था ना, वहाँ से आप क्या करेंगे, फिर से क्लोज करेंगे, और 12π/8 पे आप क्या करेंगे, 12π/8 और 13π/8, ठीक है। तो 12 पे आप 12π/8 क्या है, 12π/8 जब यहाँ पुट करेंगे आप
तो 4 2 जा 2 3 जा 3 पाई आ रहा है। 3 पाई क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे सॉरी एक मिनट और चेक कर लीजिएगा। 10 9 10 पाई बाई 8 11 पाई बाई 8 12 पाई बाई 8। तो कॉज 4 2 जा और 2 6 जा होगा। ये इवन आ गया। इवन पे आपको क्या बनाना है? इवन पाई 1 होता है तो ए, दैट मीन्स यहाँ पे आपको ए पे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आ गए हैं। अब आप 13 पाई बाई 2 पे देखना चाहते हैं। जब पाई बाई 2 पे आप देख रहे हैं, मतलब 13 पाई बाई 8 पे देखना चाह रहे हैं, तो कोई भी मल्टीपल है जो पाई बाई 8 का आ रहा है, तो वहाँ पे जो आर है वो टेंस कहाँ कर रहा है? जो आर है वो टेंस कहाँ करना चाह रहा है? अभी आपको बताया था, वहाँ पे लिखा था मैंने। तो वहाँ पे आप जब टेंस कराएंगे तो वो कहाँ पे टेंस करेगा? देखिए यहाँ पे जो ये आप कट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये पाई पे कर रहा है, पाई बाई 2 पे नहीं करेगा। ये आप देख लेना, यहाँ पे जो थीटा है वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये पाई पे कर जा रहा है, 6 पाई पे। ओके, तो ये याद रखना आप। तो जब आप ये पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो ए आ रहा है, एंड देन इसके आगे जब आप करेंगे तो फिर से यहाँ पे आप कर लीजिएगा। मैंने सिखा दिया है, तो बार बार मैं करूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से फिर एक बार जाएगा, और ये एक और एक हो गया, एक और बार जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आया? तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो ये बनेगा आपका। ठीक है, आप वैसे भी देखिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, उसी का बेसिकली नेचर चलता है कॉज में, याद रखना। ठीक है, जब ऐसा कोई कर्व हो, आप यदि आपने सिमेट्री वगैरह या ट्रेसिंग वगैरह की रखी है तो आपको ये सब पता होगा। चलिए, तो अब आपका कर्व हो गया। इसमें जो लूप्स आए, नंबर ऑफ लूप्स 4 आए, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिए थे। कभी भी ऐसा कर्व होता है तो उसमें नंबर ऑफ लूप्स है, जो n होता है वही आता है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी? 4 थी। डेट मीन्स द नंबर ऑफ लूप्स इन दिस फिगर या इन दिस फॉर दिस कर्व इज 4। तो अब बात करते हैं, आपको पूछा क्या गया? एरिया ऑफ ऑल द लूप्स। तो 4 लूप्स हैं। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे वो बात करते हैं। तो एरिया निकालना है हमें। तो देखिए, जब इस टाइप का इक्वेशन आपको दे रखा है तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का। और इसकी लिमिट्स हैं डी थीटा की, कैसे लगाओगे आप? तो डी थीटा की लिमिट क्या कर रहा हूँ मैं, ये आपको 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है, मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, लिख लिए। अब क्या कर रहा हूँ, जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? थीटा बराबर 0 से पाई बाई 8 तक। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? अब इसे सॉल्व कर लीजिए। द 4 0 टू पाई बाई 8। और आपको जो आर की वैल्यू क्या दे रखी है उसे मैं देख लेता हूँ। शायद आर बराबर a cos 4 थीटा दे रखा है। ठीक है, तो इसे आप पुट कर लीजिए, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और cos स्क्वायर 4 थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं और इसे भी इरेज कर देते हैं। अब इसका कोई वर्क नहीं है मेरे सामने। आई थिंक आपको ये फिगर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो 4a स्क्वायर कॉज स्क्वायर 4 थीटा डी थीटा। यदि आपको ये फिगर वगैरह समझ में नहीं आया, मैं फिर से कहूँगा आपसे, लास्ट वीडियो में कहा था कि ट्रेसिंग वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसे मैंने बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझाया था कि कैसे पोलर कर्व्स को ड्रॉ करते हैं। तो आप वहाँ जाके बिल्कुल अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं और ट्रेस कर दी हैं। ठीक है ना, कुछ चीज़ें बताई हैं, क्योंकि इस वीडियो में हर कुछ बताना इम्पॉसिबल नहीं है, बनना तो ये उसको भी मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे। ये 2-3 आवर्स की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं अब। ठीक है, तो अब कॉज स्क्वायर 4 थीटा की बात कर रहा हूँ, तो मैं 4 थीटा को टी मान लेता हूँ। तो 4 थीटा को आप टी मानेंगे तो 4 डी थीटा डी टी हो जाएगा। इसका मतलब डी थीटा की जगह डी टी अपॉन 4 पुट कर लीजिए तो 4a स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 ही होगा, पाई बाई 8 पुट करोगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा। और कॉज स्क्वायर यहाँ पे टी बन जाएगा, क्योंकि डी टी अपॉन 4 है तो डी टी यहाँ पे पुट करेंगे और 4 ये बाहर मैंने लिख दिया है। ठीक है, और कॉज स्क्वायर टी की जो वैल्यू होती है तो ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। और इसे आप गामा फंक्शन से सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 एंड 1/2 अपॉन, हो सकता है यहाँ पे आपको दिखे नहीं तो मैं ऊपर कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, चलिए तो ऊपर सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से बचा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो गामा फंक्शन से गामा 3/2 गामा 1/2 2 गामा 2 + 2 4/2। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन
यहाँ से 2 आएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है तो ये 2 आ गया, यहाँ से आप 1/2 लोगे और ये पाई लोगे, तो यहाँ से क्या आएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। और वैसे भी यदि आपको याद करनी है तो कभी भी इंटीग्रल में कॉज स्क्वायर समथिंग आ जाए और 0 to पाई आ जाए या साइन स्क्वायर समथिंग आ जाए तो उसकी वैल्यू पाई अपॉन 4 होती है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको रटे होंगे तो आपको ये कैलकुलेशन बच जाएगी। मैं डायरेक्टली लिख सकता था बट आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो आंसर आप देख लीजिए पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा है, तो विच वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज आपसे पूछा गया द पेरीमीटर ऑफ द कर्व। आपको एक कर्व दिया गया है जिसकी आपको पेरीमीटर पूछ रहा है जो कि ये है, ठीक है। सबसे पहले इसे कन्वर्ट कीजिए। आई होप ये कर्व क्या है, कैसा है, क्या दिखेगा, बट ये सर्कल की इक्वेशन है, आप ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये कौन से सर्कल का है, तो आप इसको कार्टेशियन में बदल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक्स को आर को आर रहने दीजिए 2a और कॉस थीटा को एक्स अपॉन आर कहते हैं क्योंकि एक्स बराबर आर कॉस थीटा होता है। आर को आर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहता हूँ, तो 2a को 2a एक्स करिएगा। जब आप यहाँ से लाएंगे तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे जो सेंटर है वो आपका a,0 एंड द रेडियस इज ए। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल को आप सभी जानते हैं, द सर्कमफिरेंस कहते हैं, उसका फॉर्मूला 2πr होता है। वेयर द वैल्यू ऑफ हियर द वैल्यू ऑफ r इज a, देन द आंसर इज 2πa, ठीक है। तो आई थिंक आपका ऑप्शन जो होगा वो मिल गया होगा। द ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो अगेन ट्रू ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसे भी रेज करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, या आसानी से आप सभी ने कर लिया होगा। पेरीमीटर है जो कि 10th क्लास का क्वेश्चन, बस ये है ओपन करना। जो पोलर फॉर्म से कार्टेशियन बनाया है वो आपके बैचलर्स का है। वैसे जो पेरीमीटर का निकालने का कॉन्सेप्ट है वो तो 10th में ही पढ़ा दिया जाता है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ए सिंपल क्वेश्चन, ओके। चलिए द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए कैटनरी। देखिए कैटनरी आपको शायद मुझे याद नहीं बट ये पढ़ाई जाती है बैचलर्स में, अपने बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसमें आपका एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाता है। उसी में आपको कैटनरी की इक्वेशन बताई गई होगी। बुक का नाम रिसेंटली याद नहीं है, पढ़ी नहीं है बहुत दिनों से, इस वजह से। चलिए तो y बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। या हाइपरबोलिक फंक्शन का यदि आपको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें उसका यूज हुआ है, ठीक है। आपको फ्रॉम द वर्टेक्स, आपको एक पॉइंट भी दे रखे हैं, फ्रॉम द वर्टेक्स 0.c टू द पॉइंट x1 y1, जिसका यूज हम करेंगे इसलिए मैंने लिख रखा है। तो आपको यहाँ से आर्क पूछ रहा है, और आर्क का तो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। यदि आपको बाई दिया है इन टर्म्स ऑफ x देन वी यूज दिस, और dy/dx आप लोगे तो यहाँ पे x dx हो जाएगा। वेयर द लिमिट ऑफ x इज 0 to x1, तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि x की लिमिट 0 to x1 है। यदि आप dx अपॉन dy लेते हैं तो वहाँ पे भी फंस जाओगे। पहली बात तो लिमिट तो छोड़ ही दो, तो आप यही यूज करिएगा। तो 0 to x1 जब आप √1 प्लस dy अपॉन dx निकालना, c इज द कोफिशिएंट, देन बाहर कर लेंगे हम कॉज का। यहाँ पे देखिए जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होता है वो साइन होता है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता, तो ये आप याद रखना, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। और जब 1 अपॉन एक्स अपॉन सी का करोगे तो 1 अपॉन सी आएगा, जो कि यहाँ इससे ऐसे काट देगा और इसका होल स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन का कोई भी डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें वो पॉजिटिव ही होता है, याद रखिएगा। ये हाइपरबोलिक का मतलब ही है पॉजिटिव, बहुत जगह ये पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको नॉलेज होगी। बैचलर्स में फर्स्ट या सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर, यदि जिनका ईयर्स बाई चलता है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर बाई चलता है ऑनर्स में, तो उनको सबसे पहला जो बुक भी होता है ना तो वो इसी टाइप में होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो उसमें यही सब पढ़ाया जाता है कि हाइपरबोलिक का यूज़ क्या है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया जाता है। तो आई थिंक आपको ये रिमेंबर होगा, तो ये सब पता होगा। तो अब बात करते हैं आगे की। तो अब यहाँ पे dx को तो dx ही लिखना है। अब बात करते हैं, देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक। ध्यान से देखिएगा, हम लोग जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं तो इसे हम कहते हैं कोज स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहीं जब हम हाइपरबोलिक लगा देते हैं तो ये जो आ जाता है ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक। या फिर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, उससे हम ये सब निकाल लेंगे। क्या फार्मूला है? कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, प्लस साइन
हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी माइनस होता है, माइनस इज इक्वल टू 1। देखिए जहाँ पे हम हाइपरबोलिक यूज नहीं करते तब क्या होता है, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब हम हाइपरबोलिक इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं तो क्या होता है, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस फॉर्मूले को आपको नहीं ये ज्ञान नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को करना भूल जाइएगा, ठीक है। अभी इसी फॉर्मूले से आप क्या कर रहे हो, साइन को उधर ले जा रहे हो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या कह पा रहे हो, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो जब आप कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इसको कह पा रहे हो तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, देन द रिमेनिंग टर्म इज कॉज हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, कॉज हाइपरबोलिक एक्स वाई सी डी एक्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अब आपको इंटीग्रेशन करना हो, कॉज का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है तो आप साइन एक्स करिएगा और यहाँ पे 1/c का आप क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे और c कहाँ पहुँच जाएगी आपकी, ऊपर पहुँच जाएगी। और आप इसको पैक कर दीजिएगा, dx हट ही गया है और 0 to x1 आपकी लिमिट जा रही है। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, इस देखिए ऑप्शन अब मैचिंग ऑप्शन हो रहे हैं, आंसर आपका सामने लिखा है, आपकी ऑप्शन मैचिंग हो रही है। साइन 0 0 होता है, यहाँ पे आप लिमिट्स भी हटाइएगा, यहाँ पे आप x1 कर दीजिएगा। अब आपको ऑप्शन मैच करना है, आपका आंसर सामने है। अब ऑप्शन मैच करने के लिए मैं एक बार चेक और कर लेता हूँ किस टाइप के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, मैं आपको y और c1 को, y1 और c1 को इंट्रोड्यूस करना है, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। y1 और c1 को आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे तो उसको मैं बता दूं आपको। देखिए यहाँ से आप साइन को इस फॉर्मूले से आप कॉज में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि कॉज की वैल्यू आपको y/c दे रखी है। तो आप कॉज में कैसे कन्वर्ट करोगे, साइन स्क्वायर, यहाँ से साइन आ रहा है तो यहाँ पे आप पहली बात तो अंडर रूट आएगा और साइन की साइन देखो माइनस है, ये बहुत ध्यान रखना, उसको ले जाओगे तो यहाँ क्या बनेगा, सिर्फ साइन की वैल्यू जो आएगी यहाँ से ये बनेगी c अंडर रूट कॉज स्क्वायर, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा की जगह आपको रखना है x1/c, ये समझ में आ रहा है, एंड देन -1, ये इसकी वैल्यू है। और कॉज हाइपरबोलिक x1c की वैल्यू क्या है, देखिए x1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ y1 रखेंगे तो y1/c, तो c अंडर रूट y1 स्क्वायर c स्क्वायर -1। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप कहाँ पे आ जाओगे, देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो c और c, देखिए c स्क्वायर अंडर रूट से जब नीचे बाहर निकालोगे ये c कैंसिल आउट हो जाएगा, देन द फाइनल आंसर इज y1 स्क्वायर -c स्क्वायर। तो ये आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पहले आया होगा, आई थिंक आपने लिख लिया होगा तो आपको पता होगा। देन द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है, जो कि मैंने बताया था आपको पार्ट फर्स्ट में, डिफरेंशियल कैलकुलस को मैंने आपको बाद में कराना है, अभी हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में इंटरेस्टेड हैं। देन उसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी फिर से आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है। उसके बाद आता है, हाँ ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन देखिए जितने अभी तक क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई है, आप इजीली से अपने यदि मेरे लेक्चर्स आपने फॉलो किए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बट मैंने आपको वॉल्यूम के लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कराए हैं, रिवोल्यूशन और वॉल्यूम रिवोल्यूशन के, तो वो 3 क्वेश्चन आए हैं इस ईयर में जो कि आप हो सकता है नहीं आते यदि आप पढ़ के जाते, ठीक है। तो उसका आप बहुत ध्यान से करिएगा और मैं बहुत पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और यदि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कम से कम 10-20 कमेंट होने चाहिए, कम से कम 10 to 20 बच्चे चाहते हैं तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, यदि आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे वापस उसे पढ़ना पड़ेगा तब मैं बना पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम रिवोल्यूशन है जो एक कठिन टॉपिक है, उसको समझाना 3D वे में, तो वो एक क्रिटिकल टास्क है आपके लिए भी। तो मैं यही कहूँगा आप उसे थोड़ा सा पढ़ के जाइए, इतना भी ज़्यादा उस पर फोकस मत करिएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है, अदरवाइज तो आप सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं। यदि आपने थोड़ा बहुत बेसिक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चाहें तो आप कमेंट करिएगा यदि आप चाहते हैं। कमेंट ज़्यादा आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा बहुत सारे कमेंट कर दे रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, बच्चों को अलग अलग करना पड़ेगा, तो आप याद रखिए, ठीक है। तो एक आपको एक इलिप्स दिया है, देखिए एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाई
रिवॉल्विंग द इलिप्स अबाउट द बाई एक्सिस। ठीक है, देखिए आपको एक इलिप्स दे रखा है, आपको इसको देखिए, आप इसे कहीं भी रख लीजिए, एक इलिप्स है कोई भी, आपको इसे क्या करना, बाई एक्सिस के अराउंड आपको रिवॉल्यूशन करना है, रिवॉल्व कराना है इसे। द वॉल्यूम जनरेटेड सॉलिड बाई रिवॉल्विंग द इलिप्स, एक इलिप्स दे रखा है अबाउट द वाई एक्सिस इज। ठीक है, तो देखिए इसमें तो आप सीधा सिंपल, यदि आपने क्या डिस्क मेथड, यदि आपने डिस्क मेथड पढ़ रखा है वॉल्यूम रिवोल्यूशन में, तो आप इसे इजीली सा कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आप देखिए जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और जिनको नहीं आएगा तो उनको परेशानी होगी, तो वो ऐसा कहूँगा उसे रट लें, ये मेथड इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ऐसा बात की जाए कि कोई आपको डिस्क टाइप कोई सरफेस दी गई है जो आप किसी बाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसका किस तरीके से आप वॉल्यूम निकालोगे उसका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, यदि बाई एक्सिस के अराउंड करवा रहा है तो आप क्या करिए, सीधे बाई एक्सिस पे जाइए, एक डी एस विथ का क्या लेना है आपको, डी एस विथ की मोटाई का आप कट मारिए, एक लाइन से छोटा सा बिल्कुल लेना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, ध्यान से देखिएगा, पाई, देखिए डी वाई बाई एक्सिस के पैरेलल कर रहे हैं तो यहाँ से डी वाई लगा दीजिए। दो चीज़ समझ में आई, क्योंकि हमें बाई एक्सिस पे जाना है, डी वाई मोटाई का आपको एक कट मारना है, या फिर एक वो लेनी है मोटाई की एक, और यहाँ पे एक्स डिस्टेंस चलनी है जहाँ पे आप फिगर को टच कर दो। ठीक है, या फिर एक ये जो फंक्शन है एक्स, ये एक्स ही तो होता है, मतलब आप एफ पे बाई पे जा रहे हो, एक फंक्शन है ये आपका क्या है, एफ ऑफ बाई, और एफ ऑफ बाई को आप क्या कहते हो, एक्स। डेट मीन्स ये एक्स डिस्टेंस चल रहे हो, आप एक्स पे तो चल रहे हो, तो एक्स को ही तो एफ ऑफ बाई कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे आपको एफ ऑफ बाई तो चाहिए, और वो क्या है, एक्स होता है, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है जिनको, तो मैं बता दूँ आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बाई एक्सिस पे जाना है, एक डी एक्स मोटाई की विथ लेनी है, और आपको एक जैसा रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी एक जो ये डिस्टेंस है ये आपका होता है रेडियस। ठीक है, आप रिवॉल्व कर रहे हो तो एक एक सर्कल सा आपको मिलेगा। देखो आप इसे जब रिवॉल्व कराओगे तो एक आपको सर्कल मिलेगा। अब थोड़ा इमेजिनेशन करिए, आप इसे रिवॉल्व कर रहे हो बाई एक्सिस के बहुत जोर से, तो एक आपको एक सर्कल मिल रहा है, सर्कल की रेडियस क्या है, वो यही तो है, इसी से तो आप घुमा रहे हो। ठीक है, तो ये रेडियस का आपको स्क्वायर करना पड़ता है। ये एक क्या है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप जो एफ ऑफ बाई फंक्शन, ये जो फंक्शन दे रखा है, ये आप इधर से इधर जा रहे हो ना, क्या कौन से एक्सेस पे चल रहे हो, एक्स पे, और एक्स को ही तो एफ ऑफ बाई कहते हैं। ये चीज़ समझ में आई, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको जो फंक्शन है वहाँ से आपको दिख लेनी है, जो फंक्शन से एक्स स्क्वायर, आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप क्या निकाल पाओगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा बाई, क्योंकि आपको डी वाई चाहिए, और बाई की लिमिट आप क्या लगाओगे, देखिए आपने इलिप्स पढ़ रखा होगा, यहाँ से माइनस बी होता है, ये बी होता है। ठीक है, तो ये जो लिमिट्स है वो माइनस बी टू बी जाएगी, तो ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है तो उन्हें तो पॉसिबल ही नहीं है ये समझ में आ रहा होगा, बट एक कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने पढ़ा है उन्हें तुरंत समझ में आ गया होगा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो और जिन्होंने कुछ भी डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे जो कि लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप का भी लिंक दिया गया है, आप जिस पे चाहें उस पर सुटेबल हों उस पर कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा आप सभी से टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लें यदि आप पॉसिबल है या कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने डाउनलोड अभी तक नहीं किया तो कर लें, और लिंक, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्या है, उस पर मैंने बहुत सारे नोट्स अपलोड कर रखे हैं, बुक्स अपलोड कर रखी है, आप जाइए, फ्री है सब कुछ, इन्जॉय करिए मैथमेटिक्स को। ठीक है, हमारे साथ, और मैं रोज़ पोल भी अपलोड करता रहता हूँ, पोल आप जाइए, क्विज खेलिए हमारे साथ, क्विज है, और आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए, वोट करिए। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें फन एलिमेंट है, मैथमेटिक्स में फ़न बहुत ज़रूरी होता है। तो डी वाई आप इसे आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली सा, यहाँ पे माइनस टू बी से बी है। ठीक है, तो आप ये स्क्वायर बाहर कर लीजिएगा, तो पाई ए स्क्वायर, ये चीज़ आपको समझ में आई, आप इसे आप कर लीजिएगा, तो बाई माइनस बाई क्यू अपॉन 3/3 स्क्वायर और माइनस बी टू बी। कुछ नहीं करना, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, होते सिंपल हैं बट इसे स्टार्ट करना ही बहुत कठिन है। वॉल्यूम का क्वेश्चन होंगे सिंपल, मतलब सॉल्यूशन सिंपल होगा, बट ये फर्स्ट स्टेप जो लिखा है आपने वही लिखना बहुत कठिन होगा, यही इसकी हार्डनेस है। तो पाई ए स्क्वायर, अब आप बी पुट करिएगा, जब आप बी माइनस बी क्यू अपॉन
तो b माइनस बी क्यू, बी क्यू की यहाँ पे आप b पुट करोगे तो बी क्यू हो जाएगा, बी क्यू से बी स्क्वायर काटोगे तो b/3 हो जाएगा, तो b/3 माइनस, अब जब आप माइनस पुट करोगे और ये माइनस बी पुट यहाँ पे करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आप सभी जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ तो भी, तो फिर से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर से आप माइनस हो जाएगा तो b/3। ठीक है, तो पाई ए स्क्वायर 2b माइनस 2b/3, 3 2 या 6 माइनस 2b 4b/3, और आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर b/3, यही तो आ रहा है, 4 पाई और रह गया। ठीक है, तो आप पाई लगा लीजिए, और ये आंसर आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है वो आप देख लीजिएगा। तो जो 4/3 पाई ए स्क्वायर बी, द सेकेंड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए, वो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अबाउट द वाई एक्सिस द, दोबारा से पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ा मिसप्रिंट सा हो रहा है तो पढ़ने में तकलीफ हो रही है। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अबाउट द वाई एक्सिस एंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द लाइन y बराबर a, y बराबर b एंड द वाई एक्सिस इज इक्वल टू। देखिए, आपको एक वॉल्यूम निकालना है और आपको एक बाउंडेड, देखिए आप बिना इसे करे भी कर सकते हैं। कोई आपको बाउंडेड रीजन दे रखा है, मतलब एक कोई फंक्शन आपको दे रखा होगा, उसको आपको बाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कराना है, तो इसमें आप सिंपल सा डिस्क मेथड लगा सकते हैं। जिनको नॉलेज है तो वो हमेशा बता देगा, इसमें डिस्क मेथड आप इजीली से लगा सकते हैं, और वही ऑप्शंस उसी टाइप के दे रखे हैं। मैंने अभी आपको बताया था उसका फॉर्मूला, जो आप बाई एक्सिस के अराउंड घुमा रहे हैं तो यहाँ पे dy लगाओगे, और आप जो फंक्शन एफ ऑफ बाई लेते हैं उसे हम एक्स स्क्वायर कहते हैं, तो ये जो मैच कर रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स, और जो लिमिट्स हैं वो y बराबर a to b दे रखी है, तो a to b लगा दीजिए। ठीक है, तो आप इसे बिना, यदि आपको नहीं भी आता है तो भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि बाउंडेड रीजन आपको दे रखा है, उसे आपको बाई, कोई एक मान लो वही है इलिप्स है, उसे आप रिमूव कर रहे हैं, मतलब सॉरी रिमूव नहीं कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व कर रहे हैं तो बाई एक्सेस पे जाके टी एस का एक सेगमेंट दीजिएगा, उसको dy कहते हैं, dy ले लिया, और लिमिट्स आपको a to b के बीच में दी गई हैं, और x को क्या कहते हैं, f ऑफ y देते हैं, जो आपको फंक्शन दिया वहाँ से x की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे y के रूप में इन टर्म्स ऑफ y, एंड देन सॉल्व एंड गेट योर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज़ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो आपका डिस्क की मेथड था जो अभी बताया था, उसी से हो गया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यदि आपको पढ़ा नहीं है तो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द सरफेस एरिया ऑफ एंकर रिंग जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ, तो ये जो क्वेश्चन है वो सरफेस रिवोल्यूशन ऑफ सरफेस एरिया का है, बाय द सरफेस एरिया ऑफ द एंकर रिंग जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस a, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस इट्स ऑन प्लेन डिस्टेंट p फ्रॉम इट्स सेंटर। एक आपको सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस क्या है, a है, और आपको इसे रिवॉल्व करना है इट्स ऑन प्लेन फ्रॉम द वर्टेक्स सेंटर, ये जो b है। ठीक है, देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एकदम स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं यदि कठिन बन गया तो आप इसको 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाएंगे BHU के पेपर में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पपूज थ्योरम के ऊपर है। ठीक है, तो पपूज थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूला होता क्या है, देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए इसमें जो वॉल्यूम द सरफेस एरिया जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन सरफेस एरिया द एंकरिंग बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द एक्सिस ऑन प्लेस। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, देखिए सरकमफेरेंस, ओके, सरकमफेरेंस
सर्कमफेरेंस जो आप, ठीक है, और जो ये घूमेगा उसकी डिस्टेंस, ठीक है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर, ठीक है। चलिए, तो ऐसे समझिए आप। देखिए, ये कभी भी ऐसा कुछ दिया हो, कोई आपको एक फिगर है, उसको हमें रिवॉल्व कराना है विद द सेंटर की हेल्प लेके। मतलब आप एक सेंटर से एक दूसरी डिस्टेंस दे रहे हो, मतलब बी डिस्टेंस आपने सेंटर तक दे दी है, और आपको रिवॉल्व कराना है बाई एक्सिस के अराउंड, और आपको अलग से आप अंदर एक वो जो एक सर्कल आपको एक फिगर दे रखा है जिसकी डिस्टेंस आपको, रेडियस आपको दे रखी है ए। सर्कल तो रिमूव हो गई, बल्कि एक यहाँ पे भी एक सर्कल बन जाएगा जिसकी आपको, आप घूमेगा ना। देखिए, एक सर्कल तो ये है ही, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। आप जब इसे रिमूव कराओगे बी के अकॉर्डिंग, तो ये एक और सर्कल जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? तो ये जो सर्कल है उस पर भी मूव करेगा। एक सर्कल तो ये है ही, एक सर्कल ये जब रिवॉल्व करेगा तभी एक जनरेट करेगा। तो जो सर्कमफेरेंस है वो तो एक सर्कल की आ जाएगी, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेंट्रॉइड है, मतलब इसके सेंटर के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करी जाएगी वो भी एक सर्कल के ऊपर करी जाएगी। डेट मीन्स ये जो होगा ये भी एक सर्कमफेरेंस होगी जो सर्कल रिवॉल्यूशन में बनेगा, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस, इसकी जो सर्कमफेरेंस होगी वो क्या होगी? वो तो सर्कल की है, 2 पाई ये होगी, 2 पाई आर होती है, वेयर द आर इज इक्वल टू ए। जब आप सेंट्रॉइड के लिए बात करोगे वो भी एक सर्कमफेरेंस फॉर्म हो रही है, क्योंकि एक जब आप रिवॉल्व कर रहे हो तो एक सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस बी है। तो इसके लिए आप जब सर्कमफेरेंस निकालोगे ये भी एक सर्कमफेरेंस है, क्योंकि आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहे हो ना, और वो किसके ऊपर कर रहे हो? सर्कल के ऊपर, जो यहाँ बन रहा है घुमाने पे। तो उसकी रेडियस कितनी है? वी। तो उसके लिए जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो 2 पाई बी, तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर ए बी। ये पप्पूस थ्योरम है, यदि आपने नहीं पढ़ी है, वैसे बहुत अच्छी थ्योरम है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे इसे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस थे आई थिंक, जो कि वॉल्यूम और से रिलेटेड थे, और तो सब आप कर सकते हैं। यदि आप आने वाले अभी क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड मैंने बताया। मैंने पूरी कोशिश की, यदि आपको नहीं पता है तो बताया जाए, और थ्योरम्स के नेम भी बता दिए, और जो मेथड था डिस्क मेथड वो भी आपको नॉन करा दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। अब ये इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब चेंज ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह। तो देखिए, आपको एक इंटीग्रेशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे वाला, देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन था शायद उसका आंसर फर्स्ट था, 4 पाई स्क्वायर ए बी, ओके। तो आप चेक कर लीजिएगा, तो आंसर इज फर्स्ट। जो भी आंसर आया आप उसे मिला लीजिएगा, मैंने बोला नहीं। तो 1 to 2 है। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, 1 to 2 है, 0 to π/2 है, और यहाँ पे आपको y dy dx दे रखा है। देखिए, मैंने आपको बताया था ये dy की लिमिट होती है तो x के टर्म्स में होनी चाहिए थी, बट ये y के टर्म्स में है तो ये dx की हैं। तो 1 to 2, और y कॉन्स्टेंट है तो y बाहर कर लो, यहाँ पे x करोगे आप, x की जगह y/2 पुट कर दो, और dy। अब जब आप 1/2 आप बाहर लोगे, और y स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन y/3 हो जाएगा जी, 1 to 2 ले लोगे, ठीक है। तो अब आप जब 1/2 पुट करोगे तो ये 8/3 हो जाएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा, विच इज 7/3, और 7/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने जैसा आपसे कहा। क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस को छोड़कर ऑल आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, लाइक 15 to 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत सिंपल थे। आप यदि मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर दोगे, एक्सेप्ट 3 क्वेश्चंस, ठीक है। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स इंटीग्रल कैलकुलस में टाइम भी लिया था, जैसे आपको पढ़ाया गया। मैं और अभी भी देखिए, टाइम इतना लेने के बाद भी वॉल्यूम चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि उसके क्वेश्चंस आते हैं तो आप अटकेंगे जरूर, ठीक है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चंस वॉल्यूम के अभी तक आए होंगे सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। और अब मैंने कोई भी क्वेश्चंस ये 2014 में छोड़ा नहीं इंटीग्रल कैलकुलस का, सारे क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश की है। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको ये दे रखा है 0 to इन्फिनाइट, यहाँ पे x to इन्फिनाइट, और आपको f of xy दे रखा है, dx dy। क्या ये ऑर्डर सही है? मैंने आपको जब बताया था चेंज ऑफ ऑर्डर, मैंने सबसे पहले कहा था जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि ये ऑर्डर चेक करना। ये x की लिमिट x में दी गई है तो ये y का है, तो जो ऑर्डर गलत है और ये ऑर्डर जो दिया गया है वो dy dx है। सबसे पहले इसे ट्रेस करिए, तो y बराबर x दिया गया है, y बराबर इन्फिनिटी दिया गया है, x बराबर 0 दिया गया है, एंड x बराबर इन्फिनिट दिया गया है।
आप इसे ट्रेस करना चाहते हैं तो ट्रेस कर सकते हैं। बाई बराबर एक्स लाइन, ये सिंपल सा ये लाइन होती है। बाई बराबर इन्फिनिट लाइन ऊपर जा रही है। एक्स बराबर 0 लाइन ये होती है, और आपकी एक्स बराबर इन्फिनिट लाइन ये होती है। तो आपका जो एरिया है वो ये हो गया, ठीक है, आपका ऊपर जाता रहेगा, बट इस लाइन से हमेशा इधर नहीं जाएगा, उधर ही रहेगा, और उस लाइन के उधर जाता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? जस्ट ए सेकेंड, चलिए, तो ये आपको समझ में आई फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके चेंज ऑफ ऑर्डर की। तो चेंज ऑफ ऑर्डर आपको कैसे करना है, एक बार यदि आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं। बाई, ये बाई एक्स है, बाई के पैरेलल लाइन डालिए। एंटर कहाँ से कर रहे हैं? एक्स से। एग्जिट कहाँ से कर रहे हैं? इन्फिनिट से। इधर से एंटर कहाँ से कर रहे हैं? 0 से। एग्जिट कहाँ से कर रहे हैं? इन्फिनिट से। तो ये सही है, हमारा एरिया बिल्कुल परफेक्ट है। चेक करने के लिए आप इसे एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए और यहाँ पे डी एक्स डी वाई लिख दीजिए। तो एक्स की लिमिट पहले लगाएंगे तो इन वेरिएबल टर्म्स में होगी, तो एक्स जे तो 0 होगा। तो अब एग्जिट कहाँ से करेंगे? इस लाइन से। ये लाइन द एक्स इज इक्वल टू वाई से हो जाएगी, तो 0 to y। एंड अब बाई की लिमिट आप लगाएंगे तो ये 0 पॉइंट है, 0 से इन्फिनिट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन कौन सा है? द ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने नोट किया होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं रिमूव करता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेंज ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड है। चलिए, तो 0 to x टू इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई, ओके। तो ये जो फंक्शन है इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिएगा, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए, ये तो सेम चीज़ यही होगी। तो ये देखिए, वैसे ये जो x दिया है ये x तो है नहीं, ये जो ऑर्डर दिया है ये रॉन्ग है, डी वाई डी एक्स दिया गया है, और आप बाई के रेस्पेक्ट में से सॉल्व कर नहीं सकते। तो आपको ये जो ऑर्डर है वो चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये जो ऑर्डर दिया गया है वो डी वाई डी एक्स दिया गया है, और बाई के रेस्पेक्ट में आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई है। इसलिए आप चेंज ऑफ ऑर्डर से करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको डी एक्स डी वाई चाहिए, वो अभी बताया था, ये 0 to क्या हो गया? बाई, और ये 0 to इन्फिनिटी। ये सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिए बैक टू बैक, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, यही फिगर आपको काम आ जाएगा। तो 0 to इन्फिनिटी हो गया, और ये तो पूरा कांस्टेंट है फॉर डी एक्स, और x करोगे तो बाई लिमिट पुट करोगे तो बाई इंटू ई की पावर माइनस वाई अपॉन बाई, आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा। मतलब डी एक्स के रेस्पेक्ट में आप जब सॉल्व करेंगे बाई आएगा और इसके मल्टीपल में आ जाएगा, और बाई से बाई आप इससे कैंसिल कर दोगे। अब जब आप इसे इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर माइनस वाई का माइनस ई टू द पावर माइनस वाई होता है, एंड 0 to इन्फिनिटी आप करोगे तो माइनस पुट करोगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर 0 इज़ 1। द आंसर इज पॉजिटिव 1। तो चेक द आंसर इज, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो 5 to 6 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, और करते हैं फटाफट। मैं तो थक गया हूँ बोलते बोलते, क्योंकि जो अभी आगे वाली वीडियो है वो अभी बनाई है जस्ट, और लगातार बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए हमारे चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं बताना है, आपको ये बताना है ये जो दिया गया है लिमिट्स वगैरह, इससे कौन सा एरिया बाउंडेड हो रहा है, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी लिमिट अभी बताता हूँ मैं। 0 to 4a एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू रूट ax, यहाँ पे dx dy। ये फिर से आपको गलत दे रखा है, क्योंकि x की लिमिट तो x में होंगी ही नहीं, तो इसका मतलब ये dy dx है। अब आपको यहाँ पे ट्रेस करना है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a एंड y इज इक्वल टू रूट स्क्वायर करो, ऐसे सीधा सीधा करो, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay एंड y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक। अब यहाँ पे आप x की लिमिट भी देख सकते हैं, x बराबर 0, x बराबर 4a। ये वाला आप ये दोनों इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैं, जो कि मैंने बता चुका हूँ अपने ट्रेसिंग वीडियो में। तो y स्क्वायर बराबर 4ax, इसे आप करोगे तो ये ऐसा जाएगा। आप जब इसे करना चाहोगे तो ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये जो पॉइंट है ये आप कैसे निकालोगे? इसका मतलब है दोनों पैराबोला की किस पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही हैं।
तो आप या तो इन दोनों को पुट करके देख लो, या फिर सिंपली से आप बता सकते हो कि यहाँ पे बाई बराबर 4a रखो, सॉरी x और y, ये पॉइंट आप मान के चलिए कोई भी पैराबोला है जो कि ये दोनों हैं, ये हमेशा इस पॉइंट पे सेटिस्फाइड कर देंगे। देखिए इसे यहाँ पे सेटिस्फाई कराओ, दोनों 16a² बनेंगे, यहाँ पे कराओ, दोनों 16a² बनेंगे। आप इसमें एक दूसरे को रख के भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इन जनरल देखिए इस वीडियो में निकाल के बताऊँगा, फिर से बढ़ जाएगा टाइमिंग, तो आप अब ये निकाल लेना, इसको इसमें पुट करके आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। x बराबर 4 है और y बराबर 4 है, तो ये जो पॉइंट है वो 4a, 4a हो गया, ठीक है। यदि आप चाहें तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और x बराबर 4a क्या है, ये हो गया। x बराबर 0 क्या है, ये हो गया। इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट है वो ये है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। तो बेसिकली ये यदि x बराबर 0 ये नहीं दिया भी होता तो भी ये जो आपका किस रीजन के बाउंडेड है वो आपका ये दो पैराबोला के ही है बाउंडेड है, ठीक है ना, उसी से आप निकाल सकते थे। तो देख भी लेते हैं। आपको ये पूछा रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाई, मतलब ये जो ये लिमिट्स जो हैं वो किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिससे इनक्लोज्ड है। जो एरिया है वो किससे इनक्लोज्ड है, ये दो पैराबोला इसी तो इनक्लोज्ड है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए ये पैराबोला कहाँ पे आ रहे हैं। द सी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, वहाँ पे दोनों पैराबोला का नाम आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये था, इन लिमिट्स को आप ट्रेस करिए, इनसे आपको एक रीजन मिलेगा वो किस फिगर से इनक्लोज है, वो दोनों पैराबोला के अंदर ही है। अब आपने और भी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपने ये पढ़ रखे हैं तो सेकंड लॉ के क्वेश्चंस हैं। आपसे गामा, मुझे तो हंसी आ रही है, कोई बात नहीं, चलिए गामा 7/2 पे पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू 5/2, 3/2, 1/2 और √π। तो इसको 5 3 या 15/8 √π आप आंसर मैच कर लीजिएगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। देन द नेक्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस है जो कि मैंने वीडियो में बता रखा है। ये डायरेक्टली बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, और बीटा फंक्शन का जो फॉर्मूला, ये बीटा फंक्शन है, और बीटा फंक्शन को मैं ओपन करूँ तो गामा एन अपॉन गामा m+n होता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा डी ऑप्शन। द नेक्स्ट ऑप्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया है जो कि डिरिचलेट थ्योरम पे है। तो ये थ्योरम आपको नॉन होगी, सभी लोगों ने पढ़ रखी है, जिसका जो आंसर होगा मैं लिख देता हूँ, ये बी ऑप्शन इसका ट्रू ऑप्शन है। देखिए एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 होता है, ठीक है। तो ये डिरिचलेट थ्योरम है, ये वॉल्यूम निकालने के काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करके चलना, कभी कभी बहुत अच्छे से काम कर जाती है। अब फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए, ओके, तो बढ़िया बात है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको गामा फंक्शन बीटा का नॉलेज है तो इसे आप कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, बीटा m+n सॉरी कॉमा n। देखिए क्वेश्चन ये है द सम ऑफ, आपको दो टर्म दिए, इनका सम निकालना है, याद रखना। तो मैं इधर ही सम कर ले रहा हूँ, बीटा m+1 कॉमा n प्लस बीटा m कॉमा n+1, ठीक है। तो दोनों का सम निकालना है, तो निकालिए। इसको आप ओपन करेंगे, अभी बताया बीटा का फंक्शन गामा m+1 इंटू गामा n अपॉन गामा m+n+1, ठीक है। प्लस इसको आप जब ओपन करोगे गामा n+1 अपॉन गामा m+n+1। देखिए ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये कॉमन ले लीजिए आप, m+n+1। अब ये गामा m+1 को आप ओपन करेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, m गामा m इंटू गामा n। यहाँ पे से लिख सकते हैं, गामा फंक्शन आपको खोलना आता है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, गामा m को तो गामा ही हम लिखेंगे, गामा n+1 को आप लिख सकते हैं n गामा n। देखिए अब यहाँ से आप क्या कह पा रहे हो कि यहाँ से आप गामा n गामा m कॉमन ले पा रहे हो, तो लीजिए कॉमन। और इसे आप क्या लिख पा रहे हो, देखिए ध्यान से, m+n गामा m+n
इसे ये लिख सकते हैं क्योंकि 1 प्लस है, उसे हटाएंगे तो ये जो फंक्शन है ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन है, गामा एन, और यहाँ बचा क्या, यहाँ से एम, यहाँ से एन, तो एम प्लस एन। ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा क्या, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और ये होता क्या है, ये बीटा एम कॉमा एन होता है। ठीक है, तो जो आंसर है वो आपका देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। तो आई थिंक फ्रेंड्स ऑल द 70 नंबर तक था, तो सारे क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की है और पूरा अपना आउटपुट देने की कोशिश की है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को ये करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और आपका जो कमेंट है वो मोटिवेट करे, ऐसा कमेंट करिएगा जिससे अच्छा लगे। ठीक है ना, और वैसे कोई बात नहीं है, आपको यदि पसंद आई वीडियो तो ही लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप नीचे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जो कि मैंने बता रखे हैं, उस पर आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शेयर जरूर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।